नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो सुबह के 11 बज रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी पश्चिम बंगाल की। बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी इस बार इतिहास रचने जा रही है या ममता बनर्जी जीत का चौका मारने जा रही हैं? अब बंगाल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल कितने सही साबित होंगे, इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है। 45 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन काउंटिंग से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की ओर से जो याचिका दी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी के बतौर सुपरवाइजर नियुक्ति का आदेश दिया गया है। टीएमसी ने इस मामले में पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो खारिज की गई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले में दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी और उनके वकील से कहा कि वो चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे, इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होंगे, वहां दूसरे अधिकारी भी होंगे। किसी तरह की आशंका का कोई आधार नहीं है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग के दिन हर एक टेबल पर तैनात किया जाएगा, और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इसे खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी अतुल भाटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज टीएमसी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने क्या दलीलें दी और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा? देखिए मीनाक्षी, आज क्योंकि स्पेशल छुट्टी का दिन था और इसी केस के लिए स्पेशल जो 2 जजों की बेंच है वो आज बैठी थी। जो सीजेआई है सूर्यकांत, उन्होंने कल इस जो पूरी बेंच है उसका गठन किया था। 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हुई। कपिल सिब्बल टीएमसी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग, जो कि एडिशनल सीईओ है बंगाल में, उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है उसके तहत जो जब काउंटिंग होगी तो वहां पर बाकायदा ये आदेश दिया गया है कि सेंटर की तरफ से जो कर्मचारी होंगे वो वहां पर तैनात होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा फैसला जो है वो चुनाव आयोग ले रहा है। वहां पर जो प्रतिनिधि होंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में किसी भी गड़बड़ की कोई भी आशंका नहीं है। यही कारण है कि जो 2 जजों की बेंच थी उन्होंने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि एक कर्मचारी जो है वो वहां पर राज्य सरकार का भी होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड लिया है, यानी कि अपने रिकॉर्ड में लिखा है। तो अब चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो टीएमसी की जो पूरी एप्लीकेशन, जो याचिका थी, जो कि स्पेशल एक लास्ट कोशिश थी, हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका था, और अब सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल बेंच बैठी थी उसने अब टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। लगातार जो कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे थे कि चुनाव आयोग को जो है हर सीट के ऊपर गड़बड़ की आशंका है, जहां काउंटिंग होगी वहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए जाएंगे, और वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई वो ये है कि उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना है कि आपके प्रतिनिधि नहीं वहां पर मौजूद होंगे, टीएमसी का भी प्रतिनिधि होगा, बीजेपी का भी प्रतिनिधि होगा। अगर कोई और पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है उस प्रत्याशी का भी प्रतिनिधि उस टेबल पर मौजूद होगा। ये उसके बावजूद एक ऐसा विषय लेकर टीएमसी कोर्ट में पहुंची जहां से उन्हें राहत पाने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें कही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि भी ऑर्डर आना बाकी है, ऑर्डर जो लिखित में ऑर्डर आएगा, जो 2 जजों की बेंच है उसने क्या ऑर्डर दिया है वो पूरा लिखित में आएगा। लेकिन जो हमने कोर्ट के अंदर सुना उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि आखिर आप किस आधार पर गड़बड़ की आशंका जता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वहां पर होंगे, सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग वहां पर होंगे, और अगर जो चुनाव आयोग को डिसीजन लेना है कि कौन वहां पर रहेगा, कौन, चाहे वो राज्य सरकार के लोग हो, चाहे इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हो, जब पूरा डिसीजन चुनाव आयोग ने लेना है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने यह बात कही कि बाकायदा राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि वहां पर होगा, जिसको ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लिया। तो अब यह बात साफ हो चुकी है कि जो टीएमसी की याचिका थी उसको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन एक यूटर्न जरूर टीएमसी की तरफ से देखने को मिला, जब कपिल सिब्बल ने यह कहा कि यह पूरा सर्कुलर जो है वो लागू किया जाए, जो कि जिसके ऊपर पूरे सवाल टीएमसी उठा रही थी। एक तरीके से टीएमसी ने पूरा यूटर्न लिया, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूटर्न लिया। तो अब जो अंतिम कोशिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी की तरफ से थी, जो लगातार वो ये बात कह रही थी कि केंद्रीय कर्मचारी
अधिकारी जब वहां पर तैनात लेकिन होंगे अतुल, काउंटिंग के एक दौरान, बात तो इससे देखिए, उनको, एक बहुत जो सिंपल सी काफी बात यह है संख्या कि एक राजनीतिक पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया और चुनाव आयोग पर उठाया गया, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो उनको आश्वस्त करे। तो कोर्ट में चुनाव आयोग ने किस तरह से आश्वस्त किया उन आरोपों को जो लगाए गए थे टीएमसी की ओर से? देखिए, सबसे पहली बात कि जो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो पहले से ही सेंटर का एक वहां पर होगा, और इसके बाद जो मेन जो ऑब्जर्वर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा तो इससे उनका संख्या बल बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, एक ऑब्जर्वर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होगा। तो अब एक ऑब्जर्वर जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि एक ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा और एक ऑब्जर्वर जो है जो राज्य सरकार की तरफ से होगा, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर लिया और इसके बाद टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। लगातार यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि वहां पर जो सीसीटीवी है वो वहां पर होंगे, 45 दिन तक उनको जो सेव उनकी जो फुटेज है वो सेव रखने के लिए कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 30 दिनों तक तो पहले ही ये जो रूल्स के अंदर है कि 30 दिनों तक पहले ही जो पूरी सीसीटीवी फुटेज है वो सेव रखी जाती है। तो जिसके बाद अब ऑर्डर की कॉपी जब आएगी तो उसके अंदर पूरा एक आदेश होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस तरीके का आदेश दिया है। लेकिन जो याचिका टीएमसी की तरफ से लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं बनता। माइक्रो ऑब्जर्वर की बात जिस तरीके से लगातार कहते हैं, इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल है उन्होंने ये बात कही कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने कहा कि इस याचिका को आप इलेक्शन के बाद लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही कि अगर इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद इस एप्लीकेशन को लगाया जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो और वैसे भी कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि हम सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील है उन्होंने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाती है और रिकॉर्डिंग को 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरीके की कोई आशंका है, कोई सवाल है, तो फिर वो उसे भी एक्सेस कर सकता है। सवाल ये है कि क्या टीएमसी को बीजेपी पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही दरअसल समझाने की कोशिश की है कि आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। टीएमसी का आरोप देखिए क्या था कि बंगाल में बीजेपी टीएमसी का मुकाबला है और टीएमसी का आरोप यह था कि इस मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा इस नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश करे। केंद्र में ही बीजेपी के नेतृत्व की सरकार भी है। टीएमसी का आरोप है कि ये केंद्र की सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों पर भी केंद्र का कंट्रोल है और ऐसे में वो कंट्रोल जो है वो नतीजों को प्रभावित कर सकता है। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की बात उन्होंने कही कि अगर माइक्रो ऑब्जर्वर है, ये केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की आवश्यकता क्या है? ऐसे में काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उनका कहना है, जिससे काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि यहां पर अब निकलकर बातें सामने आ रही हैं और फैसला भी थोड़ी देर में आने वाला है, अतुल, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फैसला जब आएगा तब तो आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण चीज आपने भी जिसका जिक्र किया था वो है कि टीएमसी का यू टर्न। ये टीएमसी का यू टर्न क्या मायने रखता है और आखिरकार क्यों लेना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से जो पूरे सर्कुलर के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जो कि एडिशनल सीईओ ने जारी किया था, और इसमें जो टीएमसी है उसका यह कहना था कि ये दिल्ली में, यानी कि जो चीफ कमिश्नर है वो इसका जो सीईओ है वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, जब जो जस्टिस बागची है और इसके अलावा जस्टिस पीवी नरसिम्हा, उन्होंने जब इस पूरे केस के अंदर दखल दिया, उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा डिसीजन लेना है, तो आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिसके बाद हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने तुरंत इस पूरे मामले के अंदर यू टर्न लिया। उन्होंने बोला कि जो पूरा सर्कुलर है उसको लागू किया जाना चाहिए। ये वही सर्कुलर है जिसके खिलाफ जो टीएमसी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर दखल देने से मना कर दिया है और इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि एक अधिकारी है वो राज्य सरकार का भी होगा, तो जिसके बाद चलते बता दीजिए कितने देर में जो फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, जो आप कह रहे थे कि लिखा जा रहा है फैसला? देखिए, बेंच अमित उठ चुकी है
अब ऑर्डर जो है वो आ चुका है। ऑर्डर ये है कि जो पूरी याचिका है उसको खारिज किया जाता है और सिर्फ जो चुनाव आयोग है उसने ये बात कही कि एक कर्मचारी जो है वो राज्य सरकार का भी होगा और इसके अलावा एक कर्मचारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो ऑर्डर जो बेंच है वो उठ चुकी है, टीएमसी की जो याचिका है वो खारिज की जा चुकी है। जो लिखित में ऑर्डर आना है वो अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ दिशा निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर लिखे गए होंगे। क्या दिशा निर्देश है वो देखने वाली बात होगी, तो उसका इंतजार हम करते हैं। आप भी नजर बनाए रखें क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ठीक काउंटिंग से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है और बड़ा झटका यहां पर टीएमसी को लगा है, जहां पर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। बंगाल में वोटों की गिनती से पहले हलचल बहुत तेज दिखाई दे रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। इस बीच पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में रीपोलिंग जारी है। आज भी पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतार है। नॉर्थ 24 परगना की जिन 2 सीटों पर रीपोलिंग हो रही है उनमें से एक डायमंड हार्बर है और दूसरी है मगराहाट वेस्ट। और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर तो मोगराहाट के 11 बूथों पर रिपोलिंग हो रही है। 4 घंटे में इन 15 बूथों पर 20% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं और सभी 11 बूथों पर सुबह से ही लगातार लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। आपको बता दें कि ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद ही चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर वोटिंग कराने का फैसला किया था। अब दोनों ही सीटों की अगर बात की जाए, 2021 में दोनों ही सीटें टीएमसी के पास थी और इस बार भी मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और यहां पर जो तीसरा जो फैक्टर काम करता आईएसएफ वो कहीं पर भी फिलहाल नजर आता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ पर बड़े बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। मोगराहाट वेस्ट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष मैदान में है। उनका मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला और आईएसएफ के अब्दुल अजीज अल हसन से है। गौर सुंदर घोष का कहना है कि 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान मगराहाट वेस्ट कई पोलिंग बूथ के ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई थी। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और आज रीपोलिंग कराई जा रही है। मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार गौर सुंदर घोष हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सीधा। आज इस जगह पे 3 बूथों पे रीपोलिंग किया जा रहा है। टोटल आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां से आप उम्मीदवार हो, इस जगह पे 11 बूथों पे रीपोलिंग दिया गया है, क्या वजह रही है? देखिए, आप लोग जो 29 अप्रैल 2026 को वोट हुआ था, आपने इससे पहले बहुत सारे मीडिया में आप लोगों को भी दिखाया, जो बहुत सारे बूथ पर हमारा भाजपा का जो सीरियल है नंबर 2 उन पे सेलो टेप लगा हुआ था। कहाँ पर जो स्केल लगाकर उसके पर ब्लैक टेप लगा गया, बहुत सारे जगह पे सेंट दे गया, बहुत सारे जगह पे जो फेविक्विक गाम है वो दे गया है। इसलिए लोकल पीपल का वोट देने के लिए बहुत सारे दिक्कत हुआ है। निर्वाचन कमीशन का बहुत सारे कंप्लेंट मिला, निर्वाचन कमीशन स्क्रूटिनी करके जहाँ सही मैंने निर्वाचन कमीशन ने किया है। और उधर फाल्ता सीट पर भी रीपोलिंग को लेकर भी आज फैसला हो सकता है। फाल्ता में भी ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। वोटिंग वाले दिन ईवीएम पर बीजेपी के निशान के आगे टेप लगा था। अब बीजेपी ने ईवीएम पर टेप लगा वीडियो जारी किया था, जिसके बाद फाल्ता सीट को लेकर भी सवाल उठे कि तो यहां पर भी पोलिंग होनी चाहिए, रीपोलिंग होनी चाहिए। और बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्ता सीट के तो 60% से ज्यादा सीटों पर रीपोलिंग होनी चाहिए। उधर बीजेपी मांग कर रही है कि चुनाव आयोग को कम से कम 60 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी चाहिए। डायमंड हार्बर के ज्यादा बूथों पर रीपोलिंग होनी चाहिए। जो हुआ मंगराहाट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी ज्यादा बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फाल्ता सेगमेंट में होना चाहिए। कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्ता का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्ता का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। अब टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बंगाल को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके दोबारा वोटिंग कराने के लिए गड़बड़ी की है। This was basically the strategy of the BJP party, that on the day of the poll, the first phase or the second phase, they would provoke the other political parties. They would provoke the incidents where, anybody would, they would incite some kind of trouble
so that there could be massive repoll in many more booths. We did not respond or react to their provocation, and even our workers didn't. They are not prepared, they are not winning, and for which they tried this devious, strategy that let's have a repoll in many places, and then again Bengal ko badnaam karo. और वहीं काउंटिंग से पहले टीएमसी सुपर एक्शन मोड में है। टीएमसी की सर्वे सर्वा और सीएम ममता बनर्जी ने आज शाम को 4 बजे काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी काउंटिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी तय करेंगे और बताया जा रहा है कि बहुत अहम ये मीटिंग होने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद टीएमसी नेताओं ने हर स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दी है। टीएमसी कार्यकर्ता 3 से 4 घंटे के शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर रहकर वहां पर पहरेदारी करेंगे। सीनियर लीडर स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी पर नजर बनाए हुए हैं। और वहीं पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी हार रही है और ये भी बात ममता के कार्यकर्ताओं को पता है। ममता की पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर नहीं जाना चाहता। देखिए, ममता बनर्जी हार रही हैं, इसका वो अब लास्ट किसी भी तरह से डिस्टर्ब करके और अपने या बूस्टअप करने की कोशिश करें अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता जाएंगे नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये काउंटिंग हॉल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत काम किया 2021 में। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बेचारे निरीह कार्यकर्ताओं पर उन्होंने काउंटिंग हॉल में हमला किया। तो ये तो भय उनको होना ही चाहिए। ममता बनर्जी जितने बूस्टअप करें, ममता बनर्जी कार्यकर्ता काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे, इतना निश्चिंत रहिए। बड़ी खबर आपको दे दी, काउंटिंग से पहले बीजेपी भी एक्शन मोड में है। बीजेपी ने आज काउंटिंग की तैयारी को लेकर कोलकाता में बड़ी बैठक बुलाई है। मीटिंग में विधानसभा चुनाव में लगाए गए सभी नेताओं, सांसद, विधायकों को शामिल रहने के लिए कहा गया है। उधर काउंटिंग से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। बीजेपी ने आज काउंटिंग की तैयारी को लेकर कोलकाता में बड़ी मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग में विधानसभा चुनाव में लगाए गए सभी नेताओं, सांसद, विधायक शामिल होंगे और ये अहम बैठक होने जा रही है कोलकाता में आज। अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जारी सियासत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े कदम के तहत हर स्ट्रांग रूम के लिए सीसीटीवी लगाया जा रहा है। 294 स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए यहां पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लगाया गया है। सबसे अंदर के घेरे में सेंट्रल फोर्सेस के जवान रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग पॉइंट पर जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी तैनात रहेंगे। और तीसरे लेयर की सुरक्षा में बंगाल पुलिस को यह जिम्मा दिया गया जो तीसरा लेयर का सुरक्षा होगा। 200 सीआरपीएफ के जवान यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद रहेंगे और सबसे अंदर के घेरे में सेंट्रल फोर्सेस के जवान होंगे जो पूरी यहाँ पर स्ट्रांग रूम की देखरेख करेंगे, उनकी सिक्योरिटी में रहेंगे। तीसरे लेयर की जो सुरक्षा है वो बंगाल पुलिस को दी गई है और 294 जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं हर जगह पे 200 की तादाद में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो उनकी मौजूदगी रहेंगी, ताकि लोगों के अंदर ये भरोसा रहे कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और सुरक्षा की खास व्यवस्था ये की गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में पूरे देश की नजर है और भवानीपुर सीट सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। यहां ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर सियासी पारा कितना हाई है वो इस तस्वीर से समझिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी उसी सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंचे, जहां बंगाल चुनाव की सबसे हॉट भवानीपुर सीट की ईवीएम रखी हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर 10 मिनट तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और फिर निकल गए। एक दिन पहले ममता बनर्जी भी इसी स्ट्रांग रूम पहुंची थी, ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, 4 घंटे तक पहरेदारी की थी और भवानीपुर के इसी सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पर पहुंचकर उनका इतना समय वहां पर बिताना ये बताता है कि ममता बनर्जी अपनी सीट को लेकर कितनी ज्यादा टेंशन में है। जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहां जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या है सब, क्या ड्रामाबाजी नहीं। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था। वहाँ धरना प्रदर्शन करके बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया
और राय को चेंज करना है, ये कि क्या है उनका, ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है। करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चल गया। आंकड़ा क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 4 तारीख को आ जाएगा दोपहर तक। लेकिन चेंज हो गया, ये तो सबको पता है। नया सरकार आया है, बीजेपी सरकार आ रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, 3 तस्वीरें हैं। काउंटिंग से पहले यहाँ पर टेंशन हाई है। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंची, जहां पर रखे हुए हैं तमाम ईवीएम, और साथ ही साथ 15 बूथों पर आज दोबारा मतदान भी हो रहा है दक्षिण 24 परगना की 2 सीटों पर। और ईवीएम पर जो घमासान छिड़ा है वो अभी भी तकरार रह रहकर सामने आई जा रही है। डायमंड हार्बर की एक बूथ की बात हम कर ले, जहां पर मगराहाट वेस्ट, डायमंड हार्बर के 4 बूथ, तो मगराहाट वेस्ट के 11 बूथ पर रीपोलिंग हो रही है और 4 घंटे में इन 15 बूथों पर 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष, आप जरा रिपोर्ट दें कि आज, क्योंकि 29 तारीख को हमने देखा कि मतदाताओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था, क्या आज वो उत्साह वैसे ही रीपोलिंग के दौरान भी कायम दिखाई दे रहा है? पहली बात। और दूसरा ये कि फौलता को लेकर सब बड़ी चर्चा कर रहे हैं। डायमंड हार्बर के अंतर्गत आने वाली एक और विधानसभा क्षेत्र, वहां पर क्यों रीपोलिंग नहीं हो रही है? देखिए, सबसे पहले जो मैं दूसरा जो रीपोलिंग हो रहा है उसके बारे में बताऊं कि सुबह से भीड़ खूब लग रही है। लोगों से खूब बातचीत की है। लोग खुल के कह रहे हैं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सही, जितनी बार भी कहेंगे हम वोट देने के लिए आएंगे। और रुझान एक तरफ ही है, वो दीदी का नाम लेकर वोट दे रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये मुस्लिम बहुल इलाका है। 4 बूथों पर हो रहा है और 4 में अधिकांश मुस्लिम लोग रहते हैं। दूसरी बात फाल्टा से सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं चुनाव आयोग के पास। मतलब 77 शिकायतें थी बूथों की, जिसमें अकेले लगभग 33 बूथों से शिकायत फाल्टा से है। कल देर रात तक के पूरी स्क्रूटनी हुई है, पूरी जांच चल रही है। तमाम सीसीटीवी, तमाम ईवीएम जिनकी शिकायतें थी उनको देखा जा रहा है। और फाल्टा सबसे ज़्यादा चर्चा में भी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर ही जहांगीर और को जिस तरीके से जयपाल शर्मा उनके घर पहुँचे, उनको बता रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं पोल पे जाके किसी को धमकाएं ना, वोटर कार्ड ना लें। तो फाल्टा से सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं देर रात तक के कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। डायमंड हार्बर हमेशा हिंसा होती रही है। इस बार भी जब दूसरी बार रिपोल होना शुरू हुआ तो लोगों ने यही कहा यहाँ पर हमसे सुबह कि हम तो ये सोच रहे थे कि रिपोलिंग नहीं होगी। सुबह से पहले ही कतार में खड़े थे, दोबारा से फिर से कतार में खड़ा कर दिया। कई लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्यों हुई है रिपोलिंग, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लोज मॉनिटरिंग हुई है, जिसमें 3 बड़ी शिकायतें आई हैं। सबसे पहला कि जो ईवीएम है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, कहीं टेप लगा दिया, कहीं रबड़ लगा दी। दूसरी चीज केमिकल या कोई एक ऐसा तरल पदार्थ जो बार बार जब कोई वहां वोट डालने जा रहा था तो उसकी उंगली में कुछ फील ऐसा हो रहा था ये। और थर्ड ये कि जो सीसीटीवी वहां पर लगे थे जिससे मॉनिटर इलेक्शन कमीशन लगातार कर रहा है, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, जिसमें फाल्टा और डायमंड हार्बर 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बूथों की शिकायत हुई। 4 बूथ थे डायमंड हार्बर के 143 के जहां पर रिपोल हुआ और उसके बाद मगरहाटा के 14 बूथ। अब फाल्टा की फिलहाल अभी जांच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि शाम तक के फाल्टा का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए, तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम तक फाल्टा में भी रिपोलिंग के लिए आप कह रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन बहरहाल हम नजर बनाए रखते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इन 2 जो विधानसभा जगह हैं, एक है मोगराहाट, दूसरा हो गया डायमंड हार्बर। 15 यहां पर बूथों पर इस वक्त रिपोलिंग हो रही है और जबरदस्त तरीके से यहां पर रिकॉर्ड तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग इस रिपोलिंग में भी देखने को मिल रही है। रिपोलिंग से क्या कोई ट्विस्ट आने जा रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना में रीपोलिंग की प्रक्रिया जारी है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार है। नॉर्थ 24 परगना के जिन 2 सीटों पर रीपोलिंग हो रही है उसमें से एक डायमंड हार्बर और दूसरी मगराहाट वेस्ट है। डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर तो मगराहाट वेस्ट के 11 बूथ पर रीपोलिंग हो रही है। अब तक 25% से ज्यादा मतदान हो गया है। सभी 11 बूथों पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर वोटिंग कराने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले हलचल भी बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले टीएमसी नेता शशि पांजा कोलकाता में काउंटिंग सेंटर में पहुंची थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जहां पर ये काउंटिंग सेंटर बनाया गया, वहां पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जवान तैनात हैं और 294 सीटों के जो सीट्स हैं इनके लिए जो काउंटिंग होगी इसके लिए करीब 200 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं।
और काउंटिंग से पहले कोलकाता में काफी हलचल तेज है। 44.5 घंटे के बाद बंगाल में वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है और उससे पहले बीजेपी और टीएमसी एक्शन में है। अब दरअसल दोनों ही तरफ से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कई शंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं, लेकिन लगातार दोनों ही पार्टी के आप कह सकते हैं नेता हो, चाहे वो उनके एजेंट्स हो, इन काउंटिंग सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए जो पूरी मॉनिटरिंग हो रही है उसको भी वो देख रहे हैं। और आप देखिए कि 3 लेयर की यहाँ सुरक्षा दी गई है। सबसे भीतरी लेयर यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को दी गई है और जो बाहरी घेरा है, तीसरा घेरा है, वो वेस्ट बंगाल पुलिस को दी गई है इसकी जिम्मेदारी। काउंटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स को आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी भी अपने अलग अलग नेताओं को अलग अलग इलाकों में भेजकर काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेन कर रही हैं। इस वक्त मैं नेताजी सुभाष काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूं और यहां जो पहले हम अंदर तक जा सकते थे, अब यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग यहां इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बवाल के बाद का लगाया गया वो नोटिस है जिसके बाद यहां किसी को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको तैनात हैं। गेट देखेंगे तो गेट के अंदर आपको कोलकाता पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे और उसके बाद काउंटिंग सेंटर है। सीसीटीवी केंद्र बाहर है, यहां से शायद कैमरा ना पकड़ पाए, लेकिन हम आपको बता दें कि टीएमसी की कैंडिडेट और मंत्री शशि पांजा इस वक्त अंदर मौजूद हैं और टीएमसी के लोग लगातार इस सेंटर की गार्डिंग कर रहे हैं। यहां पर कोलकाता की 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है। नेताओं के बयानों के बाद अब दोनों पार्टियों का फोकस इस बात पर है कि काउंटिंग एजेंट्स को कैसे तैयार किया जाए और हैवी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं। सबको इंतजार है 4 मई सुबह 8 बजे का, जब जनता के जनादेश के ये ईवीएम खुलने लगेंगे, तब तस्वीर साफ होगी कि बंगाल में अब की बार टीएमसी की बरकरारी है या बदलाव के साथ बीजेपी आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से जबरदस्त हलचल है। थोड़ी देर पहले टीएमसी नेता शशि पांजा कोलकाता में काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे और यहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां ईवीएम रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में ये काउंटिंग सेंटर है जहां पर आप देख सकते हैं शशि पांजा पहुंची हैं। राज्य की मंत्री भी हैं, टीएमसी की बड़ी नेता और ममता बनर्जी की बेहद करीबी जो अंदर दाखिल हुई, ये देखने के लिए कि आखिरकार किस तरह से व्यवस्था की गई है। अब इसमें 3 घेरे बनाए गए हैं और यहाँ पर जो पार्टियों को आश्वस्त भी किया जा रहा है। तीसरे घेरे में आप देख सकते हैं जहाँ सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद हैं और साथ ही वेस्ट बंगाल पुलिस भी मौजूद है, कोलकाता पुलिस का भी घेरा है। अब अंदर जैसे अब दाखिल होते हैं तो दूसरा सुरक्षा घेरा होता है, फिर तीसरा सुरक्षा घेरा है। सरकार लाइव जुड़े हुए हैं। आप पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए। ओंकार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वहां पर किस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर आप उत्साह देख पा रहे हैं मतदाताओं का, और चूंकि ये रीपोलिंग है, उनके मन में क्या कोई आशंका है, क्या कोई संदेह है कि उनके पसंद की पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्योंकि टीएमसी यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, हम लोग इस वक्त हैं मोगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 46 नंबर बूथ पर और यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। ये उत्तर यारपुर फ्री प्राइमरी स्कूल के बूथ है, जिस बूथ पर सीसीटीवी कैमरा ना चलने का आरोप लगाया गया था और उस वजह से आज फिर से रीपोलिंग यहाँ पर की जा रही है और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या हुआ था इसके पहले दिन, आपको कुछ पता है? नहीं, पता नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? साबिर। क्या हुआ था फिर से आपको मालूम लगी? नहीं है। अच्छा, तो क्या कल 29 तारीख को वोट दिया। अच्छा, तो मालूम नहीं है किस लिए फिर वोट हो रहा। अच्छा, तो आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम फिरोज लश्कर है। 29 तारीख को वोट डाले थे आप? हाँ, डाला था। ठीक ठाक तो वोट हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। फिर कमिश्नर का के लिए वोट फिर डालने बोल रहा। अच्छा, कमीशन को पूछना पड़ेगा। आप लोगों को पता नहीं? हम लोग को तो पता नहीं है। अच्छा, इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? दीदी था, दीदी रहेगा, दीदी है अभी भी। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? फरहाद लश्कर। क्या हुआ था पिछले दिन, वोट डाले थे आप? डाला था।
अच्छा, फिर क्या हुआ? तार पास सुना, फिर अगला वोट होगा, किस लिए वोट होगा पूछा तो बोलते बोले वो बोताम में कोई टेप मार दिया था। टेप मार दिया था बटन? सुना है, हम लोग जानता नहीं है। अच्छा, आपने देखा था? ना, अच्छा, हम लोग देखा नहीं। तार पास सुना, फिर वोट होगा। अच्छा, बस। इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? आप तो दीदी को जीतना है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अजय मिस्त्री। अच्छा, क्या पिछली बार वोट डाले थे 29 तारीख को? हाँ, 29 तारीख को वोट डाले थे, फिर रिपीट से वोट हो रहा है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। टेप उप देखे थे आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना। अच्छा, तो क्या होने जा रहा है इस बार बंगाल में? वो पता नहीं, जो होगा ऊपर। किस्मत में ज्यादा होगा। क्या नाम है भाई? हासिबुल शेख। क्या 29 तारीख को वोट डाले थे आप? था ना, तो फिर क्या हुआ, आज फिर से रिपोलिंग? आज कुछ पता नहीं, फिर बोला आज वोट डालना पड़ेगा इसीलिए आया है, उसके ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। बंगाल में क्या होने जा रहा है इस बार? इस बार क्या दीदी, अभी दीदी फेमस हो गया है ना, इसलिए। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? शमसुल हुदा शेख। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? वो दीदी को चाहिए सर। दीदी को चाहिए? अच्छा, क्या नाम है दादा? नाम फिरोज आलम गाजी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में एक चीज होना है, जय बांग्ला हो रहा है बंगाल में, ठीक है, जय बांग्ला। वो दूसरा कोई बात नहीं है, एक बात है जय बांग्ला है। लेकिन अभी 29 तारीख में वोट दिया था, कुछ पता नहीं। ये निर्वाचन कमीशन है ना, ये निर्वाचन कमीशन नहीं है, निर्यातन कमीशन है। ठीक है, ये कुछ समय पहले बोलता है ये शहर का नाम से कुछ बात कहता है, अनाप शनाप बात कहता है, फिर हम लोगों को कोई पता नहीं है जो दूसरा रिपोलिंग क्यों हो रहा है। कुछ समय पहले पता चला था जो CCTV कैमरा का जो ना गलत हो गया था। इस देखने के बाद जोरिया कहाँ पर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो देखने के लिए मौजूद है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साधारण जनगण है ना, लेकिन हम लोग नहीं पता है जो CC कैमरा क्यों गलत हो गया, इसलिए फिर रिपोलिंग हो रहा है। क्या परेशानी हो रहा है क्या? बहुत परेशानी हो रहा है। ठीक है, बंगाल में एक बात हो रहा है, सब लोगों के पास सुन ले आपका जय बांग्ला स्लोगन हो रहा है, ओनली जय बांग्ला। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बूथ के लाइन पे जो वोटर लोग खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि कई जगहों पे टेप देखा गया था। इसके अलावा कई लोगों का कहना है कि CCTV के गड़बड़ी के वजह से फिर से रिपोलिंग किया जा रहा है। लेकिन ओमकार, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोगों के अंदर जोश नहीं है। आपके पीछे जिस तरह से नारेबाजी हुई, उससे तो जाहिर ये होता है कि लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं तो पूरे उत्साह के साथ पहुंचे हैं। अच्छा, पवन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पवन के ठीक पीछे वो जगह है, वो स्ट्रांग रूम है, जहां से मुझे लगता है कि तमाम जो भविष्यवाणियां अब तक हुई हैं पवन, और जितने भी अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर सब विराम लग जाएगा जब आपके पीछे की जो इमारत है वहां पर जो डब्बे हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? अभी देख रहे थे शशि पांजा भी वहां पर पहुंची हुई हैं। बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि कोई भी कैंडिडेट ये नहीं दिखाना चाहता कि उस आखिरी मोमेंट में कुछ कमी रह गई, और इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी गई थी कि TMC के कैंडिडेट स्ट्रांग रूम पर आकर पहरा दें। शशि पांजा मिनिस्टर हैं ममता दीदी की सरकार में, वो यहां सुबह सुबह पहुंच गई हैं। आज TMC और BJP दोनों अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी वर्चुअली पूरे प्रदेश भर के काउंटिंग एजेंट्स के साथ संवाद करेंगे, तो वहीं BJP ने अपने अलग अलग प्रभारियों को अलग अलग इलाकों में भेजा है, जो काउंटिंग को लेकर क्या क्या हिदायत है, क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं या किस तरह की गड़बड़ी से बचा जा सकता है काउंटिंग सेंटर में, उन सब की ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन पिछले 16 में, 19 में या फिर 21 में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, हमने इस तरीके से माहौल नहीं देखा था। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने जो आप बैरिकेड देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये बैरिकेड पहले नहीं थे। मीडिया और आमजन अंदर तक जा सकते थे, जहां सामने CCTV फुटेज कैमरा का आउटपुट दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से रात को यहां शशि पांजा ने धरना दिया, दोनों तरफ से समर्थक आ गए, उसके बाद इस इलाके में BNS की धारा 163 लगाई गई है, यानी साधारण शब्दों में बोले तो धारा 144, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। और ये सिर्फ यही नहीं, हर काउंटिंग और स्ट्रांग रूम के बाहर ये धारा लगाई गई है पूरे बंगाल में, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये काउंटिंग संपन्न कराई जा सके। एक चीज बताइए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि कल जब शुभेंदु अधिकारी अपने काउंटिंग
जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि जो वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, नीले रंग के हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग है, उससे पहले आप लोग जा सकते थे, आप देख सकते थे जो सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जब सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, जो पोलिंग एजेंट से जो उम्मीदवार है वो अंदर तक अपनी पहुंच रख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, उसके बावजूद आखिरकार टीएमसी के अंदर यह भय कैसा था कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा और वो खारिज कर दी गई उनकी याचिका। यह डर क्यों है? बिल्कुल, आप इसको डर कह सकते हैं, आप इसको सतर्कता कह सकते हैं। ये वही टीएमसी है जिसके सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्लियामेंट के गलियारे में खड़े होकर विपक्षी नेताओं को समझाया था कि ईवीएम टेम्परिंग नहीं होती, हम लगातार जीतते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब वही आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। वही पार्टी के कैंडिडेट यहां स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं, तो कम से कम वो ये संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि वी हैवंट लॉस्ट द बैटल, हमने जंग हारी नहीं है, अभी भी मोर्चे पर खड़े हैं। और कहा जाता है कि राजनीति में जब तक परिणाम ना आए तब तक नेता उम्मीद नहीं छोड़ता, और अगर नेता पहले उम्मीद छोड़ दे तो कार्यकर्ता उससे ज्यादा मायूस होते हैं और वो काउंटिंग सेंटर तक नहीं पहुंचते, काउंटिंग एजेंट नहीं पहुंचते। शायद ये हौसला बनाए रखने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर यह भी है कि ये ममता बनर्जी की जीवटता है, फाइटर ममता की जो इमेज है वो इसी तरह के एक्शन से मजबूत हुई है। फाइटर ममता वो थी जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाती थी। तो आप समझिए जब सरकार पर सवाल है तो ममता बनर्जी पीछे कैसे रह सकती हैं। वो चलिए एक बार ओंकार के पास पास चलते हैं पवन, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ये तो एक मुझे लगता है कि पिछले अगर चुनाव से देखा जाए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा ओंकार, एक बात बताइए, क्योंकि आप तो पूरे दक्षिण 24 परगना में इस वक्त है भी, क्योंकि रिपोलिंग चल रही है, लेकिन ये जो जगह है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग दीदी का इलाका माना जाता है, अभिषेक बनर्जी का इलाका माना जाता है, फिर भी यहां पर इतना भय क्यों आता है? क्योंकि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे यहां तो पत्ता पत्ता हवा हवा पर अभिषेक बनर्जी ही मौजूद है, तो फिर डर किस बात का है? फिर क्यों इतना स्ट्रांग रूम को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? भवानीपुर में भी यह हाल देखने को मिल रहा है। देखिए, स्ट्रांग रूम पे कई जगह पे सवाल ऐसे वैसे उठा है कि अंदर जाकर ये ईवीएम के ऊपर टेम्परिंग जैसे आरोप लगाया गया है। इस विषय में आज टीएमसी की तरफ से एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाया गया है सीओ दफ्तर में। लेकिन जो ये हम लोग जो जिस जगह पे इस वक्त मौजूद है, यानी कि दक्षिण 24 परगना, ये एक ममता बनर्जी का दबदबा वाला इलाका है। इस इलाके में जितने भी लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे वो ममता बनर्जी के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे कि कुछ देर पहले भी बातचीत हो रहा था, यहाँ पर एक दीदी भी मौजूद है। दीदी, क्या नाम है आपका? नूर खातून बीबी है। नूर खातून बीबी। तो क्या इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल? बंगाल में ममता दियास है। अच्छा। হ্যাঁ, এখানে শতবার যদি এই ৪৪ নম্বর বুথে ভোট হয়, মোগরাহাট পশ্চিমে আমাদের শামীম আহমেদ মহাশয় তিনি অনেক 1 লাখের বেশি ভোটে লিড দেবেন। যতবার ভোট হোক, পাবলিক এখানে সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়, এখানে কোনো রকমের অশান্তি ভোট হয় না, শান্তিভাবে ভোট হয়। অথচ দেখা যায় যে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ভোট যে যেখানে দিক তার ব্যক্তিগত ভোট, বিজেপি মারুক, আইএসএফ মারুক আর আমাদের তৃণমূলে মারুক। पोलिंग क्यों हो रहा है इस बूथ में? ওই রিপোলিং এই বুথে প্রায় 850 মতো পোল হয়েছে। 886 786 টোটাল ভোট হচ্ছে 831 831। আমার কাছে জানি 131, সেখানে হয়েছে 786 মতো ভোট হয়ে আমাদের পোল হয়েছে। তা সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ তার নিজস্ব ভোট সে নিজে দাঁড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা দিয়েছে। যদি কোনো রকমে ক্যামেরায় যদি কোনো রকমে দেখা যায় ডিসপুট দেখা দিয়েছে, তাহলে সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত ভোট হয়েছে, তাহলে তখন সেই সময় কেন কমপ্লেন করলো না যে এখানে ক্যামেরা আমাদের ডিসপুট দেখাচ্ছে? তারপরে তাহলে আমাদের এখানে কেন এইরকম করছে? कैमरा का जो डिस्प्यूट कहा जा रहा है, तो वो डिस्प्यूट 29 तारीख को ही नहीं क्यों कहा गया? ऐसे ही आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है और यहाँ पर फिर से एक बार दिखाने की कोशिश कर। अच्छा ओंकार, आप जरा भीड़ भी दिखाइए जरा। एक चीज और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर इस इलाके में जो मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही नजर आता है, लेकिन जो बाकी पार्टियां कहां पर है? आईएसएफ कहां पर है? आईएसएफ ने तो सीपीएम के साथ शायद गठबंधन भी किया है। ये जो तमाम चीजें हैं ये भी बताया जा रहा है। तो अगर लोगों से बात करके आप जान ले, क्योंकि बाकी को क्यों उन्होंने ये कर दिया, हटा दिया, बाकी लोगों क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर लोग हैं काफी लाइनों पे, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हसना शेख। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? दीदी आएगा। अच्छा, तो इस अंदर में पोलिंग स्टेशन के अंदर में सभी पार्टी के एजेंट है? एजेंट है,
सभी पार्टी का एजेंट है। तो आईएसएफ तो काफी फेमस है। फेमस है तो क्या हुआ, उसको कुछ भी नहीं है यहाँ, दीदी के सिवा कुछ भी नहीं आता। ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। और दूसरी बात है, यहाँ खाली परेशानी, पब्लिक के परेशानी के लिए ये सब काम हो रहा है, पीपोलिंग हो रहा है, कुछ नहीं, झूठा इल्जाम लगा के आदमी का परेशानी कर रहा है। कितने आदमी बाहर से आके चले भी गया है। अभी जो वोट कम होगा बोलेगा क्या पोलिंग ज़्यादा हुआ, तप्पा मारा है, तप्पा का कुछ भी नहीं है। आज से हमारा 30 पर 9 साल उम्र है हमारा, अभी तक कभी भी इधर गलाटा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऐसा हमारा लाइफ में। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो लोगों का कहना है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे ही आरोप लगा जा रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? अब्दुल वहाब। दोबारा लाइन पे खड़े होने पड़ा, किस लिए? बहुत परेशानी हो रहा है। परेशानी हो रहा है। इसमें अंदर में सब एजेंट, पोलिंग बूथ सब एजेंट है, सब पार्टी का सब एजेंट है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में? कहना चाहेंगे, देखिए हम तो यहीं पर 10 साल वोट दिया है, 10 बार वोट दिया, 10 बार वोटने से ऐसा बात कई बार नहीं हुआ। अच्छा, चलिए ओंकार, लोग परेशान हैं। एक बार फिर से पवन के पास चलते हैं, क्योंकि पवन आपके पीछे एक बार तस्वीर दिखाइएगा फिर से, क्योंकि यही है वो जगह जहां पर स्ट्रांग रूम है और ये नेताजी इंडोर स्टेडियम। अच्छा पवन, एक बात बताइए, आज तो बहुत अहम मीटिंग भी होने जा रही है कोलकाता में, जहां टीएमसी ने भी मीटिंग बुलाई है, उसके अलावा बीजेपी ने भी मीटिंग बुलाई है। तो आखिरकार काउंटिंग को लेकर आखिरकार क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा क्या सिखाया जाएगा जो उनको पहले से नहीं पता है? देखिए अमित, काउंटिंग का एक प्रोसेस होता है। जो भी नए काउंटिंग एजेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता पार्टी का हर काउंटिंग वर्कर जो है जिसको काउंटिंग एजेंट बनाया जाए वो उस पूरे प्रोसेस से वाकिफ हो। कैसे ईवीएम खुलेंगी, कैसे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, कैसे उनका एक टेबुलेशन होगा, फिर वो टेबुलेशन कैसे 3 लेयर वेरिफिकेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है काउंटिंग का उसके पास पहुंचेगा। तो एक लंबा प्रोसेस होता है और पार्टियों की कोशिश होती है कि उस प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना हो। जैसे ईवीएम का आया तो ईवीएम से एक डेटा आया, 300 वोट इधर, 200 वोट इधर, उसको जब नोट किया जाता है तो नोट के दौरान सही से नोट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो टेबुलेशन सीट है उसकी कॉपी इलेक्शन एजेंट को भी मिलती है, तो वो उसको टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस मामले में उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है और वो प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यही वो ट्रेनिंग का हिस्सा है और वो हर बार देते आए हैं। लेकिन अब की बार ध्यान इस बात पर और ज्यादा है क्योंकि टीएमसी को शक है कि काउंटिंग सेंटर्स पर जो सेंट्रल एम्प्लॉयज बुलाए गए हैं जिस पर टीएमसी की आपत्ति है, वहीं इलेक्शन कमीशन लोकल इन्फ्लुएंस को दूर करने के लिए सेंट्रल एम्प्लॉयज को लेकर आया है। तो अब की बार जो पूरा प्रोसेस है वो हाईएस्ट स्क्रूटनी यानी सबसे तीखी निगाहों से गुजर रहा है और कोई भी दल कमी नहीं छोड़ना चाहता। जाहिर सी बात है, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की ओर से भी तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसको लेकर उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है, उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, आपके नजरों के सामने है और आपके नुमाइंदे भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप दोनों पे नजर बनाए रखें, हम लगातार बंगाल की खबरों को लेकर आपके सामने भी आते रहेंगे। इस बीच बंगाल का जो बैटल है वो खत्म हो गया, अब नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट ईयर के सबसे बड़े दंगल को लेकर यूपी में तैयारी शुरू हो गई है। अब कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने धार्मिक आयोजन किया, पूजा पाठ किया, जिस पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। दरअसल कल यूपी के दोनों डिप्टी सीएम कुशीनगर गए थे, वहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन किए। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो भी पोस्ट किया है और दोनों ने एक साथ वीडियो बनाया है और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला, अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। सबसे पहले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, और फिर एक्स पर एक और पोस्ट डाला जिसमें अटैक करते हुए सवाल पूछा कि आप दोनों यहाँ हैं, आपके जो मुख्य वो कहां पर हैं। अखिलेश यादव इसको लेकर जमकर अटैकिंग मोड में है और बीजेपी में दरार और मतभेद बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कल अखिलेश यादव ने बौद्ध भिक्षुओं को सफा दफ्तर में बुलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से प्रार्थना की और भगवान बुद्ध को याद किया। वहीं बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम कुशीनगर में बुद्ध मंदिर जाकर प्रार्थना और दर्शन किए, पूजा किया और दुनिया के लिए शांति की कामना की है। आपको बता दें कि 2027 यानी कि अगले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने बंगाल इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज को लेकर यूपी में बड़ा दावा किया है और कहा था कि इस बार पीडीए 95% वोटिंग करेगा, सपा को जिताएगा। कल बुद्ध पूर्णिमा पर अखिलेश यादव ने बौद्ध वोटर खासकर यूपी के दलित वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। सपा दफ्तर में बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर पूजा पाठ भी की गई
और इसी दौरान केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक कुशीनगर में पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने अलग अलग वीडियो एक्स पर डाला और शांति का मैसेज दिया है। इसी को लेकर अखिलेश ने तंज कसा। शरणम गच्छामि। जब कुशीनगर की धरती पर आया जाता है और भगवान तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबको मालूम है कि भगवान तथागत बुद्ध का जन्म भी इसी बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर हुआ। इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। यह दिन ऐतिहासिक भी है, गौरवशाली भी है और इस बात का भी गर्व हम सबको है कि भगवान तथागत बुद्ध की पूजा केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में ही नहीं, बल्कि विश्व के 40 से अधिक देशों में होती है। यही प्रार्थना है कि जैसे भारत में शांति है वैसे पूरे विश्व में शांति हो। कुशीनगर में भगवान तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थल पर आने का सौभाग्य मिला है। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं और ये अद्भुत संयोग है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी है। भगवान बुद्ध ने इस देश को प्रेम करुणा का संदेश दिया। इस दुनिया को संदेश देकर के आज भी वो चिरस्थायी रूप से जागृत हैं। ये इस धरा पर आकर के महसूस हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत आगे बढ़ रहा है, हम देश के नौजवानों से, प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। मोदी जी का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। नमो बुद्धाय। तो वीडियो के जरिए संदेश भी दिया जा रहा है और आने वाले इलेक्शन को लेकर भी इसमें काफी कुछ छुपा हुआ संदेश है। इस बीच अखिलेश यादव या कहें समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे पार्टियों को घेर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। और महिलाओं को अगर बीजेपी ने अपने पाले में लाकर यह समझा दिया कि आपका हक मारा है इन विरोधी पार्टियों ने, सपा ने, तो ऐसे में बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं।